अमेज़न, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। अब सोचिए, इसी अमेज़न को लगभग $4 मिलियन यानी करीब-करीब 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चूना लग गया। और सुनिए, ये कोई छोटी-मोटी धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से सोची-समझी, ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल डकैती थी। सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जी हाँ, पूरे $4 मिलियन। और ये कोई आम चोरी नहीं थी जहां कोई ताला तोड़ा गया हो। ये था एक बहुत ही शातिर ऑर्गेनाइज्ड रिफंड स्कैम। इसमें लैपटॉप्स, ग्राफिक कार्ड्स, मतलब जितने भी महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स थे, उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। अमेज़न को तो जाहिर है भारी नुकसान हुआ, पर सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब कुछ बिना एक भी सिस्टम या पासवर्ड को हैक किए किया गया। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सवाल तो यही है ना कि बिना किसी टेक्निकल हैकिंग के, बिना कोई कोड लिखे, इतना बड़ा घोटाला कोई कैसे कर सकता है? इसका जवाब किसी कंप्यूटर की स्क्रीन में नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के अंदर छिपा है, उसके मनोविज्ञान में। तो ये जो पूरी धोखाधड़ी थी ना, वो किसी सॉफ्टवेयर पर नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग को हैक करने पर आधारित थी। इस चीज को एक नाम दिया गया है, सोशल इंजीनियरिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी को टारगेट करो। और वो कड़ी कौन है? हम और आप, यानी इंसान। अच्छा, तो इस पूरे खेल के पीछे कौन था? एक टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम था RBKS। और इनका ऑफर, मतलब वादा, एकदम सीधा था और हाँ, पूरी तरह से गैरकानूनी भी। वो कहते थे, अमेज़न से कुछ भी खरीदो, जो मर्जी, सामान अपने पास रखो और हम तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा वापस दिलवा देंगे, और सामान भी लौटाने की कोई जरूरत नहीं। तो इनका मेन हथियार क्या था? वही सोशल इंजीनियरिंग। मतलब लोगों को अपनी बातों में फंसाना, उनके भरोसे का फायदा उठाना और फिर सिस्टम को ही धोखा दे देना। ये भी आप कह सकते हैं एक तरह की हैकिंग ही है। बस फर्क इतना है कि यहां कंप्यूटर कोड नहीं, बल्कि इंसानी भरोसे को तोड़ा जाता है। तो चलिए अब जरा इसके प्रोसेस को समझते हैं कि ये काम कैसे करता था, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कोई ग्राहक अमेज़न से कोई महंगा सा सामान ऑर्डर करता। फिर वो अपने अकाउंट का एक्सेस, अपने अकाउंट का पूरा एक्सेस RBK वालों को दे देता। इसके बाद असली खेल शुरू होता। RBK की टीम ग्राहक बनकर अमेज़न के कस्टमर सपोर्ट से बात करती और कहती, अरे हमारा पैकेज तो मिला ही नहीं। और अपने इस झूठे दावे को सच साबित करने के लिए ये लोग नकली पुलिस रिपोर्ट तक बना लेते थे। सोचिए जरा। और इस पूरे मॉडल में देखिए, दोनों तरफ विन विन सिचुएशन थी। स्कैमर्स के लिए ग्राहक को तो सामान मुफ्त में मिल ही गया, ऊपर से जो रिफंड आया उसका 70 से 85% हिस्सा भी उसकी जेब में। बाकी का जो 15 से 30% बचा, वो RBK अपनी कमीशन के तौर पर रख लेता था। और नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ अमेज़न का था, क्योंकि पैसा तो आखिर उन्हीं की जेब से जा रहा था। अब जाहिर सी बात है, जब अमेज़न को ये पता चला कि उन्हें लगातार इतना बड़ा चूना लग रहा है, तो वो चुप तो नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने तय किया कि इस मामले की तह तक जाएंगे। और फिर उन्होंने इन अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक खुफिया काउंटर ऑपरेशन शुरू किया। तो हुआ ये कि अमेज़न के ही एक इन्वेस्टिगेटर ने ग्राहक बनकर RBK से कांटेक्ट किया। उन्होंने करीब $199 का एक प्लेस्टेशन पोर्टल खरीदा और फिर जैसे तय हुआ था, RBK को बिटकॉइन में उसकी कमीशन भी दे दी। इसके बाद RBK ने वही किया जिसमें वो माहिर थे। उन्होंने अपना पूरा प्रोसेस फॉलो किया और इस बार अमेज़न अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसे उनके सिस्टम को बेवकूफ बनाकर पूरा रिफंड ले लिया गया। बूम, स्कैम कंफर्म हो चुका था। इस स्टिंग ऑपरेशन ने सिर्फ घोटाले को कंफर्म ही नहीं किया, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई भी सामने ला दी। इसने ये दिखाया कि अमेज़न का जो कस्टमर फ्रेंडली सिस्टम है, जो पूरी तरह भरोसे पर बना है, वो असल में कितना ज्यादा वल्नरेबल, यानी कि कितना कमजोर था। और पता है, ये ऑपरेशन कोई एक दो लोगों का काम नहीं था। नहीं, जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि एक बहुत बड़ा फैला हुआ क्रिमिनल नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जिसकी जड़ें काफी गहरी थीं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। RBK का जो टेलीग्राम चैनल था, उस पे 10,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, मतलब एक छोटे मोटे शहर की आबादी के बराबर। लोगों को फंसाने के लिए, या कहें कि भरोसा दिलाने के लिए, 2100 से ज्यादा नकली टेस्टिमोनियल्स डाले गए थे। और इस पूरे रैकेट की जांच करने में ही अमेज़न के $75,000 से ज्यादा लग गए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले सुराग हाथ लगे। टेलीग्राम की डिजिटल निशानियों से एक एडमिन का पता चला जो कजाकिस्तान में बैठा था। IP एड्रेस से यह भी पता लगा कि एक ही यूजर कई बड़े बड़े फ्रॉड्स में शामिल था। निशाना बनाया जा रहा था ड्रोन, लैपटॉप, महंगे AMD रेडियन GPUs जैसी चीजों को। अब अमेज़न ने
3 नामजद लोगों और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस फाइल किया है। और सबसे बड़ी बात, इस जांच में ये शक भी जताया जा रहा है कि शायद कंपनी के ही कुछ अंदर के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यहां असली सवाल ये उठता है कि इससे हमें क्या? ये तो अमेज़न की प्रॉब्लम है ना? नहीं, असल में इस तरह के स्कैम्स का असर सिर्फ अमेज़न पर नहीं, बल्कि हम सब पर पड़ता है। हर उस इंसान पर जो ईमानदारी से ऑनलाइन शॉपिंग करता है। जरा सोच कर देखिए कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। आज की तारीख में ऑनलाइन रिफंड का सिस्टम भरोसे पर चलता है, इसलिए ये बहुत तेज और आसान है। कुछ पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, पैसे आ गए, सिंपल। लेकिन अगर ऐसे स्कैम बढ़ते रहे तो कंपनियों के पास क्या चारा बचेगा? उन्हें अपनी पॉलिसीज को और सख्त करना पड़ेगा। फिर हर रिफंड के लिए शायद और ज्यादा वेरिफिकेशन होगा, ज्यादा सबूत मांगे जाएंगे, और हो सकता है कि रिफंड आने में भी काफी लंबा इंतजार करना पड़े। तो असली मुद्दा यही है, जिस भरोसे ने ऑनलाइन शॉपिंग को इतना आसान और सुविधाजनक बनाया है, वही भरोसा इन घोटालों का सबसे बड़ा टारगेट है। और जब ये भरोसा टूटता है ना, तो इसका असर किसी एक कंपनी पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम पर पड़ता है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हमारी सुविधा, हमारी सहूलियत के लिए जो ये आसान पॉलिसीज बनाई गई हैं, क्या वही इन घोटालों की सबसे बड़ी शिकार बनेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में ऑनलाइन शॉपिंग का भविष्य क्या होगा।